नमस्कार मित्रों। आज हमारे साथ सिद्धू ने सट में हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से प्रदीप चौहान जी जुड़े हैं। अब प्रदीप चौहान जी का परिचय देना यानी बहुत मुश्किल है वैसे तो, मगर खबरहाट के हम कायल हैं और प्रदीप जी जो बोलते हैं वो तथ्यों के आधार पर बोलते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, टेलीविजन में भी काम किए हैं और प्रिंट मीडिया से भी जुड़े रहे हैं। और पिछले दिनों से हम उनके कई एपिसोड देखते आए हैं। हमने आज, चूंकि राहुल गांधी का जन्मदिन है, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के भावी माने जाते हैं, ऐसे राहुल गांधी से जिनके व्यक्तिगत संबंध भी रहे हैं, राहुल गांधी से मिले हैं, राहुल गांधी के बारे में, कांग्रेस के बारे में अध्ययन उनका ज्यादा है प्रदीप जी का। और प्रदीप जी जो ठीक लगता है वही कहते हैं। वो चापलूसी करने वाले पत्रकारों में से नहीं है, गोदी मीडिया से नहीं है। और इसलिए हमारे गुजराती जो दर्शक हैं दुनिया भर में फैले हुए, उन दर्शकों को हम ये कहते हैं कि आप प्रदीप जी की बात और प्रदीप जी जो कहे उसमें बिटवीन द लाइंस बराबर सोचिए, समझिए और सुनिए। मैं ज्यादा न बोलते हुए प्रदीप जी आपका मेरी ओर से और दर्शकों की ओर से स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध है कि आज, यानी हम वैसे राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई तो देते ही हैं, मगर राहुल गांधी के व्यक्तित्व के बारे में, चुनौतियों के बारे में और संभावनाओं के बारे में हम आज अपने एपिसोड में बात करेंगे। ओवर टू प्रदीप जी। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर देसाई। देखिए, राहुल गांधी के बारे में अब मैं क्या बोलूं, मुझे लगता है बीच में अगर हम इंटरेक्शन करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी राहुल गांधी के बारे में अगर कहा जाए, क्योंकि वो शख्सियत दिखती कुछ और है और लेकिन जो उनको जानते हैं वो जानते हैं कि राहुल गांधी कुछ और है। उनके बारे में पर्सोना कुछ और बनता है, नैरेटिव कुछ और बनाया गया है, लेकिन राहुल गांधी उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पिछले साल मई की बात है, ये लोकसभा चुनाव पीक पे था लोकसभा चुनाव। राहुल गांधी ने हमें मिलने बुलाया, कुछ पत्रकारों को, 6-8 पत्रकारों को। तो हम मिलने गए। जब उन्हें पता लगा कि मैं हिमाचल से आया हूं, पहले तो इसी बात पे खुश हो गए। हमने सोचा था चुनाव के बीच में है, राहुल गांधी हमसे पूछेंगे कि क्या है ग्राउंड रिपोर्ट, कांग्रेस की कैसी हालत है, बीजेपी की कैसी हालत है, हम कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ वीक है, हमें क्या करना चाहिए, ये सब पूछेंगे। लेकिन जब उनसे बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने हमसे कहा, बताइए आप कुछ कहना चाहते हैं। तो हम जो प्री माइंड सोच के गए थे, हमने वही कहा कि भाई ये इलेक्शन का ये चल रहा है, यहाँ ये खबरें आ रही है, ऐसी आ रही है। और हमने कांग्रेस की कमियां भी गिनाई कि कांग्रेस के संगठन लेवल पे और इलेक्शन लेवल पे क्या कमियां। उन्होंने पूरी सुनी। आप विश्वास करोगे, 1.5 घंटे की उस बातचीत में तकरीबन सवा घंटा 1 घंटा वही बोले, और उस 1 घंटे की बातचीत में ना उन्होंने ये कहा कि हम इलेक्शन में ये करने वाले हैं, ना उन्होंने हमसे पूछा कि इलेक्शन में हम क्या करने वाले। उन्होंने पूरी की पूरी बातचीत इस बात पे रखी कि इस देश का भविष्य कैसे होगा, इस देश को अगर आगे बढ़ना है, इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है तो क्या करना चाहिए। एक बार उन्होंने मोदी का नाम नहीं लिया, एक बार भी उन्होंने मोदी की बुराई नहीं की, एक बार भी ये नहीं बोला ये सरकार गलत कर, नहीं। वो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की अपनी बात करते हैं, वो फ्यूचर सारी बात की उन्होंने इलेक्शन के बीच में, सोचिए। और मैं थोड़ा सा हैरान भी रहा कि ये आदमी देश भर में से हमको पत्रकारों को बुलाया है और बातचीत कर रहा है फ्यूचर की, मतलब जो अभी हो रहा है उसके बारे में हमसे पूछ ही नहीं रहा। इसका मतलब वो जानता है कि आगे क्या है और अभी क्या है। तो वहां से एक मुझे राहुल गांधी, अलग राहुल गांधी दिखे कि यार दरअसल इस शख्स को अगर किसी को समझना है तो उससे एक बार मिलना जरूरी है। एक बार आदमी जो जो राहुल गांधी से मिला है उसकी सबकी राय चेंज हुई है कि यार ये शख्स तो कुछ और ही है। तो उस दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा भी मैंने कवर की, तब भी देखा। खैर राहुल गांधी को मैं 2004 से देख रहा हूं, क्योंकि मैं नेशनल मीडिया में था, टेलीविजन में था, दिल्ली में था, तब से देख रहा था, कांग्रेस बीट भी कवर करता था। वो राहुल गांधी कुछ और थे। पोस्ट 2019 राहुल गांधी बिल्कुल अलग है।
2019 से पहले एग्रेसिव राहुल गांधी थे। आपको पता होगा, भौहें यूं चढ़ा के, बाजू ऊपर चढ़ा के और गुस्से में भाषण देते थे। 2019 के बाद का राहुल गांधी बिल्कुल सॉफ्ट राहुल गांधी, खास करके भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरा चेंज हो गया। तो वो दो अलग तरह के, आपको अगर राहुल गांधी को देखना है तो उन दो अलग फेसेस को देखना होगा। तो मैं अगर शुरुआत करूं, पहला 2004 से 2019 तक का फेस और 2019 के बाद का फेस, लेकिन इन दोनों फेसेस को समझने के लिए हमें राहुल गांधी की नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड को भी ध्यान में रखना होगा कि वो शख्स किस किस परिस्थितियों से गुजरा है। अब लोग देखने वाले कहेंगे कि भाई वो तो बड़े घर में पैदा हुआ, उसको क्या दुख होगा। देखिए, दुख सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता, ये जो मेंटल है ना, मानसिक दुख होता है, ये ज्यादा बड़ा होता है। जिस शख्स को सारी जिंदगी अपना नाम बदल के पढ़ाई करनी पड़ी हो, सिक्योरिटी की वजह से कभी यहां जाना पड़ता है, कभी यहां जाना पड़ता है, और जो ग्रोइंग एज होती है किसी बच्चे की, जब मेंटल ग्रोथ होती है, उस वक्त आपके साथ इतना बड़ा ट्रॉमा हो जाए, आपकी दादी आपको मार दिया जाए, आपके फादर को मार दिया जाए, तो वो मेंटली, अगर कोई भी उस शख्स की जगह दूसरा शख्स होता तो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका होता। बहुत सारे लोगों को लग रहा था शायद वो राजनीति में आएंगे ही नहीं, राजनीति का खौफ ऐसा बैठ गया होगा उनपे। लेकिन जब राहुल गांधी राजनीति में आए, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग आदमी आया। मुझे लगता है वो जो नेगेटिव इफेक्ट करना चाहिए था, जो उनकी पर्सनल लाइफ में हुआ था, उसको उन्होंने पॉजिटिव में लिया और अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रांग किया। मेंटली बहुत स्ट्रांग किया। 2004 में आए, 2004 में आए, सरकार बनी। राहुल गांधी को मिनिस्टर बनने से कौन रोक सकता था? कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन वो नहीं बने। उन्होंने कहा कि मैं पहले सीखूंगा, मैं पहले सीखूंगा। फिर 2009 में मनमोहन सिंह ने इनडायरेक्टली कह दिया था कि राहुल गांधी अब संभाले कुर्सी, राहुल गांधी को आगे ले जाना चाहिए। राहुल गांधी ने तब भी मना किया कि नहीं, मुझे अभी सीखना है। जी। राहुल गांधी ने सीखा। लेकिन उस मुलाकात का मैं एक जिक्र और करना चाहूंगा कि 2010 में वहां से, उस मुलाकात से उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जहां से मुझे आइडिया लगा कि 2010 में ही राहुल गांधी समझ गए थे कि आने वाला वक्त कांग्रेस के लिए बहुत टफ है। उन्होंने बातचीत में ये कहा था कि 2010 में, जब 2010 और 11 के आसपास पार्टी में कुछ ऐसे नेता थे जो पार्टी को जिस तरह से बदलना चाहिए था या पार्टी को जो करना चाहिए थे वो नहीं करने दे रहे थे। उन्होंने इशारों में, नाम नहीं लिया, कि इशारों इशारों में ऐसा कहा। अब धीरे धीरे उनके नाम आ रहे हैं कि जो पुराने जितने कांग्रेसी थे वो सब थे, सत्ता के उसमें थे। तब वो कोशिश कर रहे थे कांग्रेस बदलने की, उन्होंने नहीं बदलने दिया। राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस लेवल पे शुरुआत की, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम लाए कि भाई अध्यक्ष चुनाव से चुना जाएगा। वो भी फेल हो गया क्योंकि जो पुराने कांग्रेसी थे वो नहीं चाहते थे कि ये नई तरह का कोई एक्सपेरिमेंट हो। लेकिन उस 2010 के उस काम का जो इफेक्ट हुआ, इफेक्ट समझा कहां? इफेक्ट समझा 2012-13 में मोदी और शाह की जोड़ी ने। उन्होंने देखा कि अगर इस शख्स ने कांग्रेस को जिस रास्ते में ले जाने की कोशिश कर रहा है, अगर उस शख्स को उस रास्ते पे ले जाने में कामयाब हो गया तो हमारी गेम लंबी नहीं है। इसलिए उन्होंने कांग्रेस को टारगेट करने की बजाय राहुल गांधी को टारगेट किया। जबकि ना राहुल गांधी उस वक्त मंत्री थे, ना प्रधानमंत्री थे, कुछ भी नहीं थे, ना अध्यक्ष थे, वो तो कुछ भी नहीं थे। लेकिन वो जानते थे कि चेहरा यही है और यही कांग्रेस को जो बदल सकता है। इसलिए उन्होंने राहुल गांधी को बड़े सिस्टमैटिक तरीके से टारगेट किया, मीडिया के लोगों के साथ मिलकर पूरी पप्पू की इमेज जो बनाई। तो एक वो राहुल गांधी है। दूसरा राहुल गांधी है पोस्ट 2019, जो समझ चुका था कि एग्रेशन से और उससे इनसे मुकाबला नहीं किया जा सकता और मेरी पार्टी के अंदर वो दम नहीं है कि मैं इस तरह से इनसे मुकाबला कर सकूं। इसलिए उन्होंने 2019 के बाद ये ठाना कि अब मुझे पब्लिक के बीच जाना है। मेरी पार्टी के नेता मेरे साथ आए या ना आए, मैं पब्लिक के बीच में जाऊंगा, पब्लिक की सुनूंगा। दरअसल उन्होंने 2019 तक वो पॉलिटिशियन बनना चाह रहे थे। 2019 के बाद वो, मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉलिटिशियन के भेष में सोशल वर्कर टाइप जो है वो कुछ करना चाहते थे। वो जो महात्मा गांधी जिस रास्ते पे चल रहे थे उस रास्ते पे वो चलना चाहते हैं। और आज की डेट में मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, हो सकता है बहुत से लोगों को बुरा लगे, लेकिन सच्चाई ये है, मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी 1947 के बाद से अब तक जो कांग्रेस हुई है, 1947 के बाद उस कांग्रेस में सबसे बड़े नेता हुए हैं। और मैं गांधी नेहरू परिवार में भी सबसे टफ और सबसे बड़ा नेता इनको मानता हूं। ये कई लोगों को हजम नहीं होगी बात, उसकी वजह मैं बताता हूं। मैंने नेता कहा, मैंने नेता कहा, प्रधानमंत्री नहीं कहा। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो महात्मा गांधी और सब उन्होंने स्ट्रगल करके आजादी दिलाई। उसके बाद कांग्रेस के पास ऑपोजिशन कोई था नहीं। पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने,
और उन्होंने एक प्रधानमंत्री के रूप में बहुत अच्छा काम किया, विजन रखा कि आज से 100 साल बाद देश कहां होगा, उससे काम किया उन्होंने। वो विजन उनका बहुत अच्छा था, ऑपोजिशन था नहीं तो उन्होंने ऑपोजिशन को मजबूत करने की कोशिश की। फिर आती है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के पास सारे गुण पॉलिटिकल अपने पिता से थे, सीखी हुई थी सारी की कैसे जो है देश चलाया जाता है। ऑपोजिशन उनके सामने भी कोई नहीं था। एक गलती उन्होंने खुद करी इमरजेंसी वाली, उसका उन्होंने भुगतान किया, उसके बाद वो फिर बाउंस बैक हुई। वो भी जो है एक बड़े टफ कंपटीशन से नहीं आई थी। फिर राजीव गांधी, उनको तो बहुत ही इजीली मिला, मदर की डेथ के बाद उनको प्रधानमंत्री बन गए। वो इतने सौम्य थे, इतने सॉफ्ट थे कि वो भारत की राजनीति में वो जब समझ नहीं पाए चीजें और सत्ता से चली गई। जब को वो वापसी कर सकते थे तब को बेचारों की जो है वो जिंदगी नहीं रही। सोनिया गांधी ने जब कमान संभाली तब भी बीजेपी वो बीजेपी नहीं थी जो आज बीजेपी है। बेशक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, लेकिन वो एनडीए की सरकार थी और बीजेपी कुछ राज्यों तक सीमित थी, ऐसे इतना बड़ा वो नहीं बना था बीजेपी का। लेकिन राहुल गांधी जब से पॉलिटिक्स में आया था, खास करके 2014 के बाद, राहुल गांधी जो कंपटीशन फेस कर रहे हैं वो कांग्रेस में किसी नेता ने नहीं किया। वो गांधी नेहरू परिवार के किसी नेता ने वो कंपटीशन फेस नहीं किया। किसी ने ऐसा फेस नहीं किया कि उनकी इमेज को जो है वो जीरो कर दिया जाए। किसी ने ये नहीं फेस किया कि उनके परिवार को निजी कमेंट किया जाए, टारगेट किया जाए, उनके पूर्वजों को टारगेट किया जाए, उनके खुद पर निजी कमेंट किए जाए, उनकी मौत की दुआ मांगी जाए। लेकिन और उसके अलावा सांसदी छीन ली जाती है, उनका उन पे इतने सारे केसेस होते हैं, उनका घर छीन लिया जाता है। क्या नहीं किया गया उनके लिए? सब कुछ किया गया। ये उनके पूर्वज जितने नेता हुए उन्होंने किसी ने ऐसा फेस नहीं किया था। इतना टफ पॉलिटिकल बैटल सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ने फेस किए। इसलिए मैं मानता हूं कि नेता के तौर पर राहुल गांधी अब तक के सब कांग्रेसियों से सबसे टफ और अपने परिवार में भी सबसे बड़े नेता है। लेकिन ये तो रही नेता की बात। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, सरकार चलाने की स्किल और मतलब देश चलाने की स्किल कितनी मजबूत है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक उस पे हमने टेस्ट किया ही नहीं। वो कहीं ना मंत्री रहे, ना संतरी रहे, ना कुछ भी नहीं रहे। हो सकता है वहां पर उनके पूर्वज उनसे ज्यादा बेहतर हुए हों। जैसे मैंने कहा, नेहरू 100 साल के आगे की सोच के चले थे। इंदिरा गांधी दिलेर थी, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। राजीव गांधी फ्यूचरिस्टिक थे तो कंप्यूटर देश में लेके आए। सोनिया गांधी ने मरी हुई कांग्रेस को जिंदा किया। हो सकता है उस वहां पर राहुल गांधी मात खा जाए, लेकिन एज ए पॉलिटिकल लीडर इन सबसे बड़े हैं। और ऑपोजिशन लीडर के तौर पर, जहां ऑपोजिशन मतलब जिससे आप मुकाबला कर रहे हो वो बहुत स्ट्रांग है। सोनिया गांधी भी जब ऑपोजिशन में थी तो तब भी कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी पार्टी थी अगर फुटप्रिंट देखे जाते तो उस वक्त। लेकिन आज की डेट में जो कांग्रेस है वो कहीं कमजोर है। उसके बावजूद राहुल गांधी खड़े हैं, मेंटली खड़े हैं। इतना कुछ झेलने के बावजूद एक मुझे राहुल गांधी का एक कहीं रिएक्शन आप कोई बता दे, मैं सबको चैलेंज करता हूं, कोई राहुल गांधी का एक रिएक्शन बता दे जहां लगा हो आपको कि भाई जो इनकी पप्पू इमेज बनाई है या इनके घर वालों पे जो अटैक किया जाता है, इनके नाना पे अटैक किया जाता है, उसका असर उनकी बात में कहीं दिखाओ, कहीं झुंझलाहट, कहीं थोड़ी सी चिड़चिड़ापन दिखाओ। कहीं नहीं दिखा, उनके चेहरे पे कहीं नहीं आता। बल्कि जब उन्होंने अपना रूप चेंज किया, एग्रेसिव राहुल गांधी से सॉफ्ट राहुल गांधी आए, तब से उनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पे साफ दिलकता है। इसलिए वो डंके की चोट पे कहते हैं कि बताओ मोदी से क्या करवाना है, मैं जो बोलूंगा मोदी वो करेगा। ये डंके की चोट पे राहुल गांधी कहते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत आ गया उनको। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ जी प्रदीप जी, आपने आपने कहा वो नेता के नाते अब राहुल राहुल प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं कि नहीं, वो संभावनाएं भी तलाशना होगा। क्योंकि मोदी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा था। मोदी जब चीफ मिनिस्टर बने तो सीधे चीफ मिनिस्टर बन गए थे, वो सरपंच का चुनाव भी नहीं लड़े थे। उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी या कैपेबिलिटी क्या थी वो भी किसी को मालूम नहीं था। तो राहुल गांधी ये अफवाहें तो कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, यानी उनके बारे में जो अफवाहें चली वो तो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं, और मेरे ख्याल से विजन भी तो है उनके पास। मगर आपने कहा कि गांधी जी के रास्ते पर जा रहे हैं, तो गांधी जी तो सत्ता में नहीं आते थे, तो क्या ये सत्ता से विमुख रहेंगे? नहीं, मैं यहाँ दो चीजें होंगे ना सर। गांधी जी के रास्ते पे मैंने इसलिए कहा कि गांधी जी ने भी ठाना था कि जो इस देश को चला रहे हैं इनको सत्ता मुक्त करना है, इन्हों सत्ता से बाहर करना, देश की जनता के पास सत्ता लानी है।
वो जी उस रास्ते पर चले थे, वो नहीं रुके थे, ये गांधी भी नहीं रुकेगा। इस गांधी का भी यही कहना है कि ये जो सत्ता है इस वक्त 4 लोगों के हाथ में है। ये जनता के हाथ में सत्ता लानी है, इसीलिए वो पब्लिक के बीच जाते हैं। हर दुख मुझे बताइए, आप फिर मैं आपके चैनल को मुझे मालूम है कुछ बहुत सारे मोदी भक्त देख रहे होंगे, मैं फिर उनको चैलेंज करता हूँ। नरेंद्र जी मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी या 5-6 जेपी नड्डा, 5 बड़े लीडर ले लीजिए आप, और इस तरफ राहुल गांधी रख लीजिए। आप बताइए पिछले 11 साल में इन 5 लीडर्स ने कहां-कहां पर वहां गए जहां लोग दुख तकलीफ में हो, और फिर इधर राहुल गांधी का रिकॉर्ड निकाल लीजिए। राहुल गांधी का रिकॉर्ड इन पांचों के रिकॉर्ड पे भारी पड़ता है। देश का जी गृह मंत्री एक बार गया, प्रधानमंत्री एक बार मणिपुर नहीं गया, बीजेपी अध्यक्ष एक बार मणिपुर नहीं गया, राहुल गांधी 2-2 बार जाते हैं। जी पहलगाम में अटैक होता है, राहुल गांधी पहलगाम जाते हैं, प्रदेश का प्रधानमंत्री चुनावी सभा में जाता है। अ, इसी तरह से किसी दलित पे अत्याचार होता है, सबसे पहले राहुल गांधी पहुंचता है, या कोई इस तरह की कुछ भी होता है। कि कौन सा नेता इस देश में आज तक देखा गया था कि कुलियों से बात करता है, गिग वर्कर से बात करता है, या जो डिलीवरी बॉयज है उनसे बात करता है। मैं ये कहता हूं, मेरी ये राय है, पर्सनल राय है, कि जो राहुल गांधी अभी कर रहे हैं, अगर राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बने देश के, या तो वो इस देश के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री साबित होंगे इतिहास के, या फिर सबसे खराब प्रधानमंत्री साबित होंगे। वो मीडियोकर मतलब नहीं होंगे, ये बात है। क्योंकि मतलब वो उनकी जो मैं बता रहा हूं, उनकी जो सोच है ना, उनकी जो सोच है, अगर वो उस सोच को लागू करने में कामयाब हो गए, तो ये उस इस देश को कहीं से कहीं पहुंचा देंगे। इतिहास में लिखा जाएगा राहुल गांधी का नाम कि इस देश को कैसे ट्रांसफॉर्म किया उन्होंने। और अगर उस सोच को वो लागू नहीं कर पाए और वही पुराने पॉलिटिकल उसके ट्रैप में फंस गए, तो राहुल गांधी तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी की चमड़ी वो है ही नहीं जो एक राजनेता की, भारतीय राजनेता की चमड़ी होती है, वो है ही नहीं उनकी। तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, तो देश को फिर वो मेरे हिसाब से सबसे वर्स्ट प्रधानमंत्री साबित होंगे। लेकिन उम्मीद यह है कि जिस तरह से अभी राहुल गांधी अपने आसपास चीजों को बदल रहे हैं, कांग्रेस को बदल रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर उनको सही टीम मिल जाएगी ना, तो ये देश बहुत, वो एक्चुअल में यहाँ पर, हाँ, एक चीज और है, उनको अगर आप स्टडी करो, वो अपने नाना का एक जो उठा के चले हैं, फॉर्मूला उठा के चले हैं, या उनका मॉडल उठा के चले हुए हैं, कि वो भी अपने नाना की तरफ 50-60 साल के आगे की सोच के चल रहे हैं, कि अगर मैं किसी दिन सत्ता में बैठा, तो ऐसी चीजें, ऐसी योजनाएं, या ऐसे वो चीज करने हैं मुझे, जो आगे 60 साल तक इस देश को, 70 साल तक इस देश को फायदा पहुंचाते रहे। आज की डेट में ऐसा ही चाहिए। आज की डेट में ऐसा नहीं चाहिए कि जो ये सोच के चले कि 60 साल बाद जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूं, तो मेरा इतना आर्काइव हो इस देश के पास कि वो परेशान हो जाएं। मेरा एक दोस्त, सर, एक चैनल में हम लोग काम करते थे, मेरा एक दोस्त वो दूरदर्शन में गया, जहां जिस चैनल में काम करता था, बहुत बड़े चैनल में इस देश के, वो वहां पर लाइब्रेरी में थे, वो दूरदर्शन में गए, एक दिन मुझे मिले, वो कहते हैं कि सर, अब तक देश में जितने प्रधानमंत्री हुए उन सब का उतना आर्काइव फुटेज नहीं है जितना अकेले मोदी जी का हो गया है। कह रहे अगर मोदी जी का सब कुछ रख लेना तो एक बिल्डिंग भर जाए पूरी, इतना सारा मटेरियल इनका हो गया है। तो और वो लेगेसी राहुल गांधी कतई नहीं छोड़ेंगे। जी जी वो राहुल गांधी उस लेगेसी को तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे। उसके एक जो प्रोपेगेंडा या एक तरह से दिखावा है ना, उसके बिल्कुल उसमें नहीं है वो। वहां कभी-कभी आपको कांग्रेस के दूसरे नेता दिखेंगे कि वो सब करते हुए, लेकिन राहुल गांधी इन चीजों से बहुत दूर है। बस मगर प्रॉब्लम ये है कि जी, प्रॉब राहुल गांधी जिन लोगों से घिरे हुए हैं, अभी मेरे ख्याल से बाहर नहीं आ रहे हैं, जैसे कि कई सालों से वो शादी के घोड़े, लंगड़े घोड़े, रेस के घोड़े, ये बातें करते हैं, जैसे विशेष रूप से गुजरात के बारे में। गुजरात में तो सब उनके इर्द गिर्द ही लोग ऐसे बैठे हैं जो कि भाजपा के नुमाइंदे हैं, भाजपा के एजेंट्स मैं हैं। मैं वहीं आ रहा था सर, एक्चुअल में वही मैंने बोला कि ये जो लंगड़े घोड़े वाला ने, जिस दिन उन्होंने गुजरात में कहा था रेस के घोड़े, बारात के घोड़े, मैंने ही वीडियो बनाया था। मैंने उस वीडियो में कहा था कि राहुल गांधी जी, एक कैटेगरी और है आपकी पार्टी में, वो है लंगड़े घोड़े, जो किसी काम के नहीं है, जिसे बीजेपी भी नहीं पूछ रही। लंगड़े घोड़े बीजेपी को भी नहीं है, तो उन लंगड़ों घोड़ों को साइड करना जरूरी है। खैर, मैंने वही कहा, जैसे मैं अभी, मेरी पैदाइश 11 जून की है और उनकी 19 जून की है। वो मेरे से 3 साल बड़े हैं, वो 55 के हो गए, मैं 52 साल का हो गया। प्रॉब्लम जून वालों की एक ये होती है कि हम लोग जिस पे विश्वास करते हैं ना, तो पूरा विश्वास कर लेते हैं। राहुल गांधी आज की डेट में कहीं फंस रहे हैं ना, राहुल गांधी
को केसी वेणुगोपाल के चुंगल से बाहर निकलना पड़ेगा। दरअसल होता यह है कि हर चीज राहुल गांधी नहीं कर सकते। राहुल गांधी जब कहते हैं, किसी कोई जाता है उनके पास, तो वो कहते हैं कि ये काम अध्यक्ष का है, क्योंकि मेरे पास कोई पावर नहीं है, आप अध्यक्ष के पास जाइए। अध्यक्ष खड़गे जी के पास जाते हैं, खड़गे जी को मालूम है कि काम मेरे कहने से नहीं होगा, केसी वेणुगोपाल के ही हाथ में, वो केसी वेणुगोपाल के पास भेज देते हैं। अल्टीमेटली कांग्रेस चला रहे हैं केसी वेणुगोपाल, जबकि उनका परफॉर्मेंस कार्ड है एकदम शून्य, जीरो। अभी मैंने परसों एक वीडियो बनाया सर, केरल में एक पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार, उनसे मैंने बात की, मेरे पुराने दोस्त हैं। उन्होंने बताया कि आपको इस देश को जानकर हैरानी होगी कि राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं, जातिगत जनगणना और ये सब, केरल में चुनाव है, केरल कांग्रेस इन मुद्दों को टच भी नहीं कर रही, जबकि वहां पर 50% के आसपास आबादी ओबीसी वगैरह की है, इनकी है, फिर अल्पसंख्यक है, क्रिश्चियंस वगैरह हैं, और वहां की कांग्रेस टच भी नहीं करी। केसी वेणुगोपाल को क्या ये मालूम नहीं होगा कि केरल कांग्रेस ये मुद्दे ही नहीं उठा रही? जबकि केरल के पत्रकार कह रहे हैं कि अगर केरल में कांग्रेस ये मुद्दे उठाएगी तो बहुत काम करेगी। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है कि वहां लेफ्ट और संघ अंदर खाते एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और वोट जो है इधर उधर ट्रांसफर कर रहे हैं। केरल कांग्रेस ये मुद्दे नहीं उठा रही और केसी वेणुगोपाल जो है वो पूरे हर जगह पे जातिगत जनगणना, राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, सब जगह करते हैं, अपने यहां नहीं कर पा रहे। तो ऐसा जीएसओ किस काम का? ऐसा जीएसओ किस काम का? 5 साल में संगठन नहीं खड़ा कर पाया। संगठन खड़ा करने की जिम्मेदारी भी राहुल गांधी को खुद लेनी पड़ रही। अगर राहुल गांधी को जिला अध्यक्ष चुनने की भी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ रही है, तो फिर ऐसा जीएसओ से तो अच्छा है कि भाई बिना जीएसओ के ही पार्टी चले ना। कोई मास लीडर है भाई, जीएसओ ऐसा भी नहीं है कि भाई ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इनसे कहीं बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड तो अशोक गहलोत का था जब वो जीएसओ थे। उससे पहले उन्होंने कम से कम प्रूव तो किया है, खुद मुख्यमंत्री रहे थे, सब कुछ रहा था। तो ये केसी वेणुगोपाल से क्यों नहीं छूट पा रहे, ये समझ में नहीं आता। क्या सिर्फ इसलिए कि भाई जब अमेठी हार रहे थे तो केसी वेणुगोपाल ने ये सीट चुन के दी थी और फोर्स किया था कि आप वहां से लड़िए, वायनाड से लड़िए, अब प्रियंका गांधी वहां से सांसद है। क्या सिर्फ इसके चक्कर में आप जो है अपनी पूरी मेहनत पे पानी फेरना चाह रहे हैं? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब केसी वेणुगोपाल के चुंगल से कैसे बाहर निकलेंगे। ऐसा भी नहीं कि टेन्योर उनका नहीं है अभी लंबा, टेन्योर भी पूरा हो चुका है, सब कुछ पूरा हो चुका है, मौका, सब कुछ, आवाजें उठ रही है। हम सब, हमारे जैसे पत्रकार कितनी बार बोल चुके हैं कि केसी वेणुगोपाल इस वक्त कांग्रेस का सबसे बड़ा लंगड़ा घोड़ा है। मैं साफ बोलता हूं, केसी वेणुगोपाल सबसे बड़ा लंगड़ा घोड़ा है इस वक्त कांग्रेस का। लेकिन राहुल गांधी उस पर चल रहे हैं। अब क्या बोल सकते हैं कि अब वो यहाँ पर गुजरात में कांग्रेस के महासचिव को रात को 2 बजे 3 बजे उठाया, केवल उसने राहुल गांधी की जो पोस्ट थी उसको रीट्वीट किया था और उसको उठाया। कांग्रेस वाले बस आराम में हैं। भारतीय जनता पार्टी का किसी कार्यकर्ता को उठाया होता तो पूरे जिले, हर जिले में वो हंगामा कर देते। मगर यहां पर बाई इलेक्शन है, उसमें भी ये इश्यू नहीं बनता है। लंगड़े घोड़े तो यहां इतने हैं, वो राहुल करेंगे क्या और मोदी उसका लाभ कैसे ले रहे हैं, उनकी तुलना कैसे करेंगे आप? देखिए, आपका स्टेट तो क्लासिकल एग्जाम्पल है। जो वहां पर राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे ऐसे चाहिए जो डरते ना हो मोदी से, जो संघर्ष करने के लिए तैयार हो। तो आपके यहाँ पर हमें नहीं मालूम, पर बाहर से देखने में सबसे बड़ा नाम आता है जिग्नेश मेवानी का, जिसको असम की पुलिस तक उठा के ले गई थी। तब भी वो आदमी झुका नहीं, डरा नहीं, वरना आधे कांग्रेसी तो सिर्फ फाइल के नाम से डर के कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए। एक वो आपकी सांसद है, अकेली सांसद गुजरात से, जो है क्या गनीबेन ठाकुर शायद है ना, वो है ना, वो अभी बेचारे चने खाने के लिए साइड में बांध रखे हैं। रेस में दौड़ा रखा है वो आदमी जिसका पास पल्ले कुछ है नहीं सिवाय इस चीज के कि वो केसी वेणुगोपाल का खास आदमी है, शक्ति सिंह गोहिल। मुझे समझ में नहीं आता, आपने जो मुद्दा उठाया अभी, अगर राहुल गांधी ने अपना प्रायोरिटी में सबसे ऊपर गुजरात रखा है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, पूरे देश में वो कहते हैं कि मेरे प्रायोरिटी में सबसे ऊपर गुजरात है, कि अगर हमने गुजरात में डेंट डाल दिया बीजेपी को तो हम पूरे देश में कहीं भी डाल सकते हैं। तो जब आपने प्रायोरिटी में इतना ऊपर रखा हुआ है तो आप देख क्यों नहीं रहे कि भाई आपके नेता को सिर्फ रिट्वीट करने के चक्कर में उठा रहे हैं और आपकी स्टेट यूनिट जीरो बैठी है, स्टेट यूनिट कुछ नहीं कर रही। स्टेट यूनिट को तो सड़कों पे उतर जाना चाहिए था, चक्का जाम जो होता है, जो पॉलिटिकल हथकंडे होते हैं वो सारे अपनाने चाहिए थे।
वो उससे ज्यादा तो एक्टिव कांग्रेस मुझे उड़ीसा में दिख रही है, जहां उड़ीसा में अभी तीसरे नंबर पे, गुजरात से ज्यादा एक्टिव उड़ीसा में दिख रही है, बिहार में दिख रही है, सब जगह दिख रही है। शक्ति सिंह गोहिल को दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये भी मालूम है कि जब तक वेणुगोपाल ऊपर बैठे हैं तब तक मैं जो हूं, मुझे नहीं मालूम उनका पीछे ज्यादा बैकग्राउंड क्या है, इतना ज्यादा मुझे नहीं नहीं, मालूम उनका कि वो उनका सच। बैकग्राउंड अहमद पटेल के नुमाइंदे थे। वो अहमद पटेल ने यहाँ कांग्रेस को खत्म कर दिया, कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी साबित कर दिया यहाँ पर। और शक्ति सिंह गोहिल खुद नहीं चुना जा सकता है तो वो क्या लोगों को चुनने के लिए प्रेरित करेगा? यानी जी जी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा ना, शक्ति सिंह की शक्ति लगाओ। अब शक्ति कहां रही है उसमें? मुश्किल यही है। वही ना, ये आपने बिल्कुल वेणुगोपाल सही पॉइंट उठाया, ये सही पॉइंट उठाया। अपने मल्लिकार्जुन खड़गे इतने सीनियर है, वो समझते हैं, वो जानते हैं कि शक्ति सिंह गोहिल में वो दम नहीं है, ये वो चीज नहीं है, लेकिन वो ये जानते हैं कि केसी वेणुगोपाल, आपको एक चीज नोट करना पड़ा दर्शकों को, केसी वेणुगोपाल क्यों हर वक्त राहुल गांधी के साथ चिपके रहते हैं, हर वक्त राहुल गांधी के आसपास क्यों रहते हैं? वो इसलिए कि जो भी वो फैसला ले, पार्टी में ये इंप्रेशन जाए कि ये राहुल गांधी का फैसला है, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो केसी वेणुगोपाल के हर वक्त साथ, केसी वेणुगोपाल को हर वक्त अपने साथ रखते हैं। ये होता है ना, स्कूल में भी जब हम छोटे होते थे, जो टीचर, कोई लड़का होता था जिसको लगता था टीचर का फेवरेट बन के रहूंगा ताकि सब बच्चे में से डरे कि भाई ये टीचर को शिकायत लगा देगा, वो वेणुगोपाल करते हैं। तो वेणुगोपाल जानते हैं सबकी भाई कि शक्ति सिंह गोहिल किस काम का है, हरियाणा में भूपिंदर सिंह हुड्डा ने क्या डब्बा गोल किया, वो सबको उनको मालूम था, अच्छी तरह मालूम था कि क्या होने वाला है, उसके बावजूद उन्होंने क्या, महाराष्ट्र में क्या होने वाला है उनको मालूम था, उसके बावजूद कमलनाथ क्या देखिए करने वाले थे? कमलनाथ क्या करने वाले हैं, और बिहार में जो थे इससे पहले वो भी मालूम था उनको। अब हाँ, मुझे समझ नहीं आता कि कमलनाथ आज भी पार्टी में है, वो जो बीजेपी की दरवाजे की डोरबेल तक बजा के आ गए, उस शख्स को आज भी आप, केसी वेणुगोपाल खेल कर जाते हैं कि राहुल गांधी को लंच करने के लिए उनके साथ भेज देते हैं, और एक फोटो कमलनाथ जो है वायरल कर देते हैं जहां राहुल गांधी उनके साथ लंच करने आए हैं, बताइए जी, उसके दौरान। तो ऐसा खेल करते हैं ये। अब इतना मोटा दिमाग राहुल गांधी का हो नहीं सकता कि उनको ये समझ में ना आ रही हो चीजें। अगर वो ये उनको नहीं समझ में आ रही, वो केसी वेणुगोपाल के चंगुल में फंसे हुए, तो फिर उनको वो कहने का भी हक नहीं है जहां वो कहते थे कि मेरी जो पुरानी कांग्रेस थी, जब मेरी मदर ने संभाली थी, अहमद पटेल ने कंट्रोल कर रखा था, एक आदमी के हाथ में सारी पावर थी। आपने भी तो एक आदमी के हाथ में सारी पावर दे रखी है, आप वही चीज रिपीट कर रहे हो। फिर आप जितने मर्जी बदलाव करो, जितना सब कुछ करो, मान लीजिए मैं कांग्रेस का कोई वर्कर हूं, मुझे जोश आया है, जिला अध्यक्ष भी बनना, सब कुछ बनना, मैं सड़कों पे उतर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, केस भी मेरे पे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन जो अल्टीमेटली जब बारी आएगी आपको किसको चुनना है, आप किसी और को चुन लोगे, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं तो गाली दूंगा ना आपको, फिर क्या करूंगा? मैं आपको अपने सही। स्टेट का एग्जांपल देता हूँ, हिमाचल में, अपने स्टेट का देता हूँ एग्जांपल। हिमाचल में सरकार कांग्रेस की 3 जगह, एक ये है, यहाँ स्टेट है, यहाँ पर संगठन शून्य है, सिर्फ वो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, बाकी संगठन डिसमेंटल है, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। सरकार और संगठन में 36 का आंकड़ा है। कांग्रेस के सरकार होने के बावजूद जो कांग्रेस के वर्कर हैं वो सब घर बैठ गए हैं। वो कहते हैं यार, हम पर बीजेपी शासन के दौरान जो केस हुए थे, वो केस तक तो ये सरकार वापस नहीं ले रही, तो फायदा क्या हमें अपनी सरकार होने का? एब्सोल्युटली, ये प्रॉब्लम एब्सोल्युटली। है, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। ये प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी में नाली भी बनती है, कोई प्रधान या सरपंच नाली भी बनाता है, उसका क्रेडिट मोदी जी को देता है कि मोदी जी की वजह से ये नाली बनी है। और जी, कांग्रेस में ये है कि सरकार आई, कुछ भी आए, कुछ भी बनाया, मैं सबसे बड़ा, मैं वहां कांग्रेस में मैं है। राहुल गांधी को अब क्या ऑफ द रिकॉर्ड क्या मजाक उड़ाते हैं मैं जानता हूँ। सेक्रेटरीट वगैरह में जाइए आप, जहां जहां सरकारें हैं, या कांग्रेस के दफ्तर में जाइए, तो वो जो जी। उसके बारे में कहा जाता है ना, बाहर वाले कम पप्पू कहते हैं, कांग्रेस के लोग खुद ज्यादा पप्पू बोलते हैं उनको। तो और ये मेरे ख्याल थोड़ी से सी कांग्रेस दिक्कत के है। लोगों ने ही पप्पू घोषित कराया है ना, वो तो सीधी सी बात है, कांग्रेस के लोग ही मिली भगत हैं। कांग्रेस के लोग मिली भगत है, कांग्रेस के अंदर सब कुछ चलता है। कितने लोग आपने अभी 3 दिन पहले देखा होगा, 4 दिन पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक एमएलए खुलेआम मंच से कह रहा है कि मैं संघ से जुड़ा हूं, मैं संघ के लिए काम करता हूं, इसमें जी, क्या बुराई है कहता। जी। तो आप जब खुल के बोल रहे हैं तो फिर इससे ज्यादा क्या बचा है? हाँ, जी तो सर अंत में मैं ये पूछूंगा, तो कांग्रेस का और राहुल गांधी का भविष्य क्या होगा? देखिए,
ये एक बहुत लोग जरूर जानना चाहते हैं। मैं ये कहता हूं जिस रास्ते पे अभी कांग्रेस को ले जा रहे हैं राहुल गांधी, जिस रास्ते पे ले जा रहे हैं, वो रास्ता मुश्किल है लेकिन बहुत कामयाब रास्ता है वो। देखिए अभी आज 5 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। जी इन उपचुनाव में जो सर्वेज कहते हैं कांग्रेस को 2 जगह पे जीत मिल रही है और एक आपके गुजरात में 2 आज उपचुनाव है। एक में कांग्रेस को टाइट फाइट में दिखाया जा रहा है बीजेपी के साथ, वो भी एक कामयाबी है। कड़ी में। उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव है। बिहार विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि आरजेडी का रुख कांग्रेस की तरफ नरम है। कांग्रेस ने वहां 6 महीने में गेम पलट दी है। जी अखिलेश यादव जो जो अरविंद केजरीवाल को खुलेआम सपोर्ट कर गए थे दिल्ली में, वो क्यों मजबूर हो गए ये कहने के लिए कि हम तो कांग्रेस के साथ ही चुनाव लड़े? वो इसलिए हुआ कि वो देख रहे हैं कि कांग्रेस ऊपर जा रही है, कांग्रेस का जी वर्कर घर से निकल रहा है, कांग्रेस सड़कों पे आ रही, कांग्रेस डिस्कशन में आ गई। दरअसल अब जो नाई की दुकान पे, चाय की दुकान पे डिस्कशन के बीच में कांग्रेस आ गई है। जी कांग्रेस आ गई है और ये बातें लोग कहने लगे हैं। अगर किसी चाय की दुकान पे 10 बातें होती है तो उसमें से एक ये जिक्र जरूर होता है कि यार राहुल गांधी बेशक जो मर्जी बोले लेकिन बात तो कई बार सही कहता है, क्योंकि उसकी कितनी बातें सच निकल गई है। जब पब्लिक सही ऐसी बात। बातें कहने लग जाए तो समझ लीजिए कि आप जो है, जब खबरों में आप आने लग जाओ, हेडलाइन में जब आप आने लग जाओ, तो समझ लो कि आप सही रास्ते पर चले हुए हो पॉलिटिकली। तो जी 29 से पहले पहले अगर तो ये जो राज्य के चुनाव है, कांग्रेस अपनी सरकारों को 5-6 राज्यों तक पहुंचाने में कामयाब हो पाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 29 में बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। कांग्रेस प्लस इंडिया गठबंधन या जो भी होगा, वो बहुत अच्छा कर सकती है। दूसरा, 29 में बीजेपी के 29 जो है कांग्रेस या पूरी ऑपोजिशन के लिए करो या मरो वाला इलेक्शन इसलिए भी है कि 29 में मोदी जी का नाम होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो 79 ईयर्स के हो जाएंगे जी और 79-80 ईयर्स की एज बहुत होती है। लोग आज का यूथ, राहुल गांधी क्यों यूथ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो जी जानते हैं कि यूथ के पास ही सारी वो है, कुंजी है, चाबी है चुनाव की। तो मोदी जी अगर हट गए तो बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो इस फ्रेम में सेट हो। आप आम आदमी से बात कीजिए, आप तो गुजरात से हैं, आप देखिए कि पूछिए जो मोदी की फोटो है, अगर वहां से मोदी की फोटो लगा के अमित शाह की लगा दें तो चलेगा? कुछ कुछ नहीं, जो अमित कुछ शाह नहीं। जो अमित शाह जो अमित शाह को पसंद कर रहे हैं वो कहेंगे हाँ, जो योगी को पसंद करने वाले वो बिल्कुल नहीं मानेंगे कि नहीं है इन्हें। योगी की लगा दो तो अमित शाह वाले बोलेंगे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा। फडणवीस की लगा लो तो इन दोनों की नहीं चलेंगे। तो कोई ऐसा नहीं है कि जो मोदी की तरह अपने दम पे सीटें जिता पाए। तो 2029 इसलिए भी क्रूशियल, अगर 2029 में भी बीजेपी जीत गई वो भी बगैर मोदी के, फिर तो वाकई में 2047 में ही जाके फिर जो कुछ होगा वो होगा। तो इसलिए राहुल गांधी इस वक्त आपको सबसे ज्यादा जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे ज्यादा जोर लगाते नजर आ रहे हैं इस वक्त के। और वो जान रहे हैं कि राजनीति में 4 साल कहने को बहुत लंबा होता है लेकिन बहुत छोटा भी होता है। बहुत सारी चीजें जो है 4 साल कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो 29 में मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल ये है कि 29 में कांग्रेस अच्छा करेगी। और मैं ये नहीं कहता कि अपने दम पर सरकार में आ जाएगी, लेकिन इंडिया गठबंधन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार में आ जाएगी, क्योंकि यूपीए 2 में जो हो रहा था ना, तब मैं दिल्ली में ही था सर, जी किसी चैनल में ही था। यूपीए 2 में जो हो रहा था ना कि जो भी वो सरकार अच्छा करने की कोशिश कर रही थी उल्टा पड़ रहा था, वो इस वक्त इस सरकार के साथ हो रहा है। चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे अभी G7 हो, सब कुछ हो। आप देखिए हर चीज इस वक्त जितना मोदी जी पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही नेगेटिव जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को कैश करने की कोशिश कर रहे थे, वो एक सिंदूर बांटने के इंसिडेंट्स ने पूरा पानी फेर दिया, उस पर सारा पानी फेर दिया। तो सही बात। उस वक्त भी यही हो रहा था कि वो जो भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे मनमोहन सिंह, वो उल्टा ही हो रहा था उसका असर। तो ये सिग्नल होते हैं। और एक एक चीज और मैं आपको बताऊं, किसी ने बड़े बड़े, मैं जल्दी खत्म करूंगा, किसी जी जी सीनियर प्लीज गो आदमी, सीनियर आदमी, मैंने कहीं पढ़ा था जी या पता नहीं कहीं देखा था, किसी सीनियर ने कहा था कि भारत की राजनीति को अगर आपने समझना है तो 1950 से लेकर 2025 तक की अगर राजनीति को समझना है तो आपको एक चीज बड़ी क्लियर दिखती है कि इस राजनीति में 25-25 साल का सर्कल बना है। 50 से 75 तक देश जूझ रहा था अपने आप को खड़ा करने में, देश अपने आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो इसलिए वहां पर
जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही, ऑपोजिशन थी नहीं, नेहरू जी इतने लंबे प्रधानमंत्री रहे, तो उस 75 साल में सिर्फ 3 प्रधानमंत्री रहे, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। उसके अगले 25 साल में 75 से लेकर 2000 तक, उस 25 साल में देश इकोनॉमिकली ग्रोथ कर रहा था, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, इसलिए 11 प्रधानमंत्री उस दौरान देखे इस देश ने। फिर 2000 से लेकर 2025 तक देश स्टेबल हुआ, फिर वही प्रधानमंत्री 3, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। अब फिर 2025 शुरू हो गया है, अब अगला सर्कल 25 से 50 का है, अब फिर बदलेगा, अब फिर बदलाव होगा, तो ये भी एक अच्छा संकेत है जी। बहुत अच्छे सर। प्रदीप जी, आप बहुत शॉर्ट नोटिस पर भी हमारे साथ जुड़े और इतना बढ़िया आपने विश्लेषण किया। आई एम नॉट ट्राइंग टू पुल योर लेग, मगर यकीनन आपने मुद्दों की बात करी, लॉजिकल बात करी और परिवर्तन आना है ये संकेत भी दिए। राहुल गांधी के व्यक्तित्व के बारे में, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, वेणुगोपाल जैसे लोग उनको जिस प्रकार से पीछे खींचते हैं, वो बात खुलकर आपने बताई, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मेरी ओर से, दर्शकों की ओर से। सर मैं 3 नाम लेना चाहूंगा, अगर तीन नामों से छुटकारा मिल जाए तो चीजें चंगी। वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश, ये 3 सबसे बड़े लंगड़े घोड़े राहुल गांधी के आसपास घूमते हैं। इन लंगड़ों घोड़ों को साइड कर लीजिए, फिर रेस के घोड़े कांग्रेस में बीजेपी से ज्यादा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और फिर मिलते हैं, हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे और फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद जी। श्योर। थैंक यू।